देखिए जी, पिछले दिन आपको बताया गया था दो मतलब इम्पोर्टेंट थ्योरम था। एक का नाम था कॉची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और एक का नाम था ट्रायंगल इनइक्वालिटी। उन दोनों को आप फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए। उसका मेन जो कंटेंट था, पहला था कि अगर दो वेक्टर हो और अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, चलिए आगे, दो वेक्टर हो और अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट कराएं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको बताया गया था कि अगर दो वेक्टर हो और उसका हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे और उसके बाद उसका मॉड निकालेंगे, तो वो हमेशा ही अलग अलग वेक्टर के मॉड के गुना के या तो बराबर होगा या छोटा होगा। ये था कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी। और फिर दूसरा बताया गया था कि अगर दो वेक्टर को हम ऐड करके उसका मॉड निकाले, वो हमेशा इक्वल और लेस देन होगा अलग अलग मॉड निकाल करके अगर जोड़ेंगे तो। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ था एनसीईआरटी के मुताबिक। ये आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए भी आ जाए। अब हमें आगे इसी के आधार पे दो नोट देखना है। पहला नोट ये है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने पहले पढ़ा है संरेखी होने का शर्त, कि कोई भी तीन बिंदु कब संरेखी होगा, सिद्ध कीजिए। तो आप अगर 10th क्लास में थे तो वहाँ पर अध्याय 7 पढ़े थे, निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में आपको बताया गया था कि अगर मान के चलिए तीन बिंदु है ए बी सी, तो आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये तीनों संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है कोलिनियर, हिंदी में इसको बोलेंगे संरेख या संरेखी, जो भी कहिए। अब कब संरेखी होगा, तो आपने दो कंडीशन पढ़ा था। पहला कंडीशन कि अगर हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालें मतलब ए बी निकालें, बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालें मतलब बी सी निकालें, और उन दोनों का एडिशन इस पूरे डिस्टेंस के अगर बराबर हो जाए तो कहेंगे कि ए बी और सी आपस में संरेखी है। ये दूरी सूत्र के प्रयोग से। अगर इसी चीज को हम ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा देते तो उसमें बताया गया था कि अगर ये तीनों बिंदु संरेखी है तब तो त्रिभुज का निर्माण होना संभव नहीं है। और जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो उस कंडीशन में त्रिभुज का जो एरिया होगा, ट्रायंगल का एरिया जो होगा, वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि तीन बिंदु संरेखी होगा तो त्रिभुज बनेगा नहीं, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक की ज्यामिति में आपने पढ़ा था ये वाला 1/2 x1 फिर y2 माइनस y3 पढ़ा था आपने, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस फिर x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये गुना वाला बटा में चल जाता था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो आप ये भी यूज करते थे। फिर आपने यहाँ 11th में भी पढ़ा, फिर 12th में भी आपको पढ़ाया गया डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में बताया गया कि भाई इसी चीज़ को हम लोग ऐसे निकालते थे ना, डिटर्मिनेंट से x1 x2 x3 y1 y2 y3, और यहाँ 1 1 1 कर देते थे। और चूंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र था, और चूंकि ये त्रिभुज बनेगा नहीं इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये निकालिए ये निकालिए ये निकालिए, इतने तरीके से आप सिद्ध करते थे कि दिया गया बिंदु संरेखी है। अब उसी चीज को वेक्टर में सिद्ध करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, वेक्टर का यूज करके कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई तीन बिंदु जो दिया गया है वो संरेखी है। तो देखिए ध्यान से कैसे होगा। तो अगर मैं कहूं कि आपके पास तीन बिंदु है ए बी सी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीन बिंदुओं के साथ हम लोग क्या करेंगे कि पहले दो बिंदु मिला करके एक वेक्टर बना देंगे। ये हो गया ए बी वेक्टर, ये हो जाएगा बी सी वेक्टर, और ये पूरा हो जाएगा ए सी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर जो है इसका अगर मॉड निकाल दे तो ए बी निकल जाएगा ये, और अगर इसका मॉड
निकाल देंगे BC का तो ये हो जाएगा इसका मान, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये होना चाहिए टोटल जो पूरा लंबा वाला वेक्टर है उसके मॉड के बराबर, चूंकि मॉड मतलब लंबाई, तो इसकी लंबाई ऐड करने पर टोटल आना चाहिए। तो वही बात हो गया जो हम लोग अभी अभी पढ़े थे कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, मतलब जो दूरी सूत्र वाला पढ़े थे वही फॉर्मूला थोड़ा वेक्टर के फॉर्म में आ गया। अब आपको पता है कि दो बिंदु दिया है तो वेक्टर कैसे बनाते हैं, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए कि कैसे करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए इसका पॉइंट दिया है, मान लीजिए 1 2 3, इसका दिया है 2 4 5 कुछ भी हो, इसका 3 4 5 कुछ भी दिया हो मान लीजिए, आप क्या करेंगे AB वेक्टर बनाएंगे पहले, तब ना उसका मॉडुलस निकालिएगा जी। तो AB वेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आपको पता है कि अगर AB वेक्टर बताना है तो B के कोऑर्डिनेट में से A का कोऑर्डिनेट घटा करके और I J और K लगा देते हैं। जैसे देखिए कैसे होगा, समझिए ध्यान से। तो B का x क्या है 2 और इसका x क्या है 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 1 लिख करके, और चूंकि x का ये काम है इसलिए इसमें हम I लगा देंगे। फिर 4 में से 2 गया 2 और ये y है इसलिए j लगा देंगे। 5 में से 3 गया 2 और उसके बाद ये z वाला है इसलिए इसमें k लगा देंगे। मतलब कोऑर्डिनेट को घटाएंगे तो मैग्नीट्यूड और उसमें उसका डायरेक्शन x है तो i, y है तो j, z है तो k लगा देंगे। इस प्रकार से AB वेक्टर बन जाएगा, ऐसे ही BC बन जाएगा और ऐसे ही AC बन जाएगा। फिर AB का मॉड कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का अगर मॉड निकालना है तो क्या करते हैं, अंडर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो भी आए मान, 1 प्लस 4 यानी कि 9 यानी कि 3। ठीक है, ऐसे ही BC निकालेंगे, ऐसे से निकालेंगे और इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा तो कहेंगे कि दिया गया बिंदु संरेखी है। ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, यानी अगर हम ऐसे भी कह दे इसको कि भाई देखो ये वेक्टर है मेरा, सपोज करो पॉइंट न देकर कोई वेक्टर ही दिया तो और आसान है। AB को कह दिया A वेक्टर, BC को कह दिया B वेक्टर, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इसको A बोलता है इसको B बोलता है तो इन दोनों का जोड़ टोटल जो वेक्टर है A प्लस B इन दोनों के मॉड के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि A, B और C ये तीनों बिंदु संरेखी है, मतलब एक रेखा में है। ये तो पहला चीज। AC को त्रिभुज वाला भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो त्रिभुज में क्या है कि भाई अगर संरेखी है तो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है, और त्रिभुज जब नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो ध्यान पूर्वक समझिए, ध्यान से, क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए भाई ये अगर हम इसको ऐड करें तो क्या लिखेंगे कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। आपको पता है कि अगर कोई भी त्रिभुज बनता है, आपने पढ़ा है ये वाला ट्रायंगल ला, ये अगर AB है और ये अगर आपका BC है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये B है, तो AB वेक्टर और BC वेक्टर इस प्रकार से जुड़ा हो तो कि एक का हेड दूसरे के टेल से मिल जाए तो इन दोनों का जोड़ इसकी तीसरी भुजा देता है और उसका नाम है AC। अब आप यहाँ थोड़ा आराम से समझिए कि ये वाला वेक्टर ऐसे हो गया है, देखिए यहाँ पे, तो उस कंडीशन में AC क्या होगा, ये वाला भी एकदम इसी के साथ, जैसे ये झुकेगा ये वाला भुजा जब नीचे आएगा तो AC भी नीचे आ जाएगा। तो उस कंडीशन में AB और BC का जोड़ AC के बराबर होना चाहिए। तो कहता है कि अगर ABC 3 बिंदु है, इसका जोड़ ट्रायंगल ला से तीसरी भुजा के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है। और एक बात और समझिए, अगर मैं कहूँ कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और देखिए AC को अगर हम घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CA वेक्टर, और जब घुमाते तो निगेटिव हो जाता है, आपको पता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो एक रिजल्ट यहां भी मिल गया कि अगर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर को जोड़ने पर 0 आ जाए तो कहेंगे कि ये तीनों बिंदु आपस में संरेखी है। बात पूरा समझ में आ रही है? दो तरीका बताया गया। पहला तरीका तो ये है जो आप सिंपल पढ़ रहे हैं कि भाई मॉड निकालिए और दोनों का मॉड पूरा के मॉड के बराबर हो जाएगा तो संरेखी, पहला कंडीशन। लेकिन दूसरा कंडीशन बहुत आसान है, ये कह रहा है सिर्फ कि अगर आपको ये दिया है और अगर सी ए भी दिया है तो आप तीनों को जोड़िए। अगर तीनों वेक्टर का जोड़ 0 आ जाए, 0 मतलब 0 वेक्टर, तो कहेंगे कि दिया गया बिंदु संरेखी है, अर्थात त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ये दो चीज बच चुका था, इसको आप समझ गए। अब देखिए आगे जो है, अब हम लोग 10.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 10.4 में है क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग सुनेंगे ध्यान से। पहले इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 10.4 के बारे में, थोड़ा इसमें डाल दीजिएगा। तो चलिए जी, इसको पॉज कर दिया थोड़ा सा 2 मिनट। तो 10.4 में आपको पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट को तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आप ये जानेंगे। आपने 10th क्लास पास कर गए हैं, आपको वहां पर पढ़ाया गया होगा या देखे होंगे, राइट हैंडेड, बात ध्यान समझिएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहिए, या इसी का नाम है राइट हैंड थंब रूल। आपने पढ़ा होगा अंगुष्ठ नियम जिसको कहते थे मैक्सवेल का, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, या इसी का एक नाम है स्क्रीव रूल। स्क्रू को हम हिंदी में पेंच कहते हैं। आप सब लोग स्क्रू देखा होगा, लोग बोलते हैं स्क्रू, पेंच ले आओ खरीद करके, वो कुछ कसा जाता है। तो इतने सारे नाम हैं इसके। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहिए, राइट हैंडेड थंब रूल कहिए, या स्क्रू रूल कहिए। मतलब इसको कहते हैं दाहिने हाथ निर्देशांक पद्धति, इसको कहते हैं दाहिने दक्षिण हस्त या दाहिने हाथ जो भी कहिए अंगुष्ठ नियम, और इसको कहते हैं पेंच नियम या कॉर्क स्क्रू रूल, जो भी कहिए। इसमें आपको यही पढ़ाया गया है। आप जब पेंच कसते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इधर पेंच कसने पर, पेंच क्या, आप कोई नट भी कसते हैं तो आप देखे होंगे कि ऐसे घुमाने पर वो नट नीचे जाता है, और अगर उसको उल्टा घुमा देते हैं तो वो नट ऊपर आता है। ये इसी सिद्धांत पर आधारित है, थोड़ा समझिएगा इस बात को। जैसे अगर हम मान लीजिए पेंच को ऐसे पकड़े, समझिए ये हम पेंच पकड़े हैं, और अगर पेंच पकड़ करके और देखिए अगर जिधर घुमाएंगे, अगर हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं अपने हाथ को, मेरे देखिएगा ध्यान से, अगर ये जैसे देखिए ये कलम को हम लोग अगर कैसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं ध्यान से, तो ये अंगूठा क्या बताएगा कि आपको, जैसे समझिए ध्यान से, वहां पे जो बताया गया था तार के माध्यम से बताया गया था, पहले उसी को समझ लिया तब इसको ज्यादा समझ में आपको आएगा। ये देखिए कहता है कि अगर आप किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ लें, इस प्रकार पकड़ ले कि आपके जो ये अंगुलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, तो आपका अंगूठा उसकी धारा की दिशा को बताएगा। ऐसे ही यहां पर भी है। अगर हम ये जो अंगुली का फेरा जो हाथ जा रहा है, ध्यान समझिएगा, इधर अगर घुमा रहे हैं तो ये वाला इधर जाएगा, अंगूठा जो है उसकी दिशा बताता है। तो अब समझिए ध्यान से, अगर हम किसी पेंच को ऐसे कसे, ये अंगुली जो है उसके दिशा में ऐसे समझिएगा, मतलब राइट साइड में ऐसे घड़ी के विपरीत जाएंगे, तो अंगूठा क्या बता रहा है कि पेंच ऊपर की तरफ आएगा, पेंच खुल जाएगा ऐसे। और अगर हम क्या कर दे, उसको ऐसे पकड़ ले, अब हम क्या करेंगे, इसको कस रहे हैं, ऐसे कसते हैं ना हम लोग, ऐसे कसते हैं, तो ये कसने का तरीका ये है।
अगर ऐसे कस रहे हैं, ये हाथ उधर जा रहा है, तो ये अंगूठा क्या बता रहा है कि पेंच अंदर की तरफ जाएगा, मतलब वो पेंच कसाएगा। ऐसे देखिए, आप इसको किधर घुमा रहे, देखिए इधर घुमा रहे ना, राइट साइड घुमा रहे हैं। राइट साइड घुमाने पर कोई भी नट या पेंच कहाँ जाता है, अंदर कस जाता है। अंदर कसने का मतलब उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। तो ये हाथ से ही पता चलता है। अगर ऐसे पकड़ लेंगे और उसको इस उंगली के दिशा में घुमाएंगे, थोड़ा सा यार 3D में समझिएगा, मैं कैसे समझाऊँ आपको, थोड़ा सा अभी फ्रंटली समझ नहीं आएगी, लेकिन इसको आप अपने पेंच को पकड़ करके समझिए, जैसे मैं इसको फिगर से दिखा रहा हूँ आपको, समझिएगा ध्यान से। ये देखिए, आपके पास मान के चलिए ये आपका उंगली है, हाथ है, ठीक है। और अगर अब क्या करेंगे कि हाथ को किधर घुमाना है, डायरेक्शन आपको समझना है, ठीक है। तो अगर आप इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जाने का मतलब ये उंगली जो है ऐसे घूम रहा है, देखिए ध्यान से, ये डायरेक्शन बता रहा है। ये लेफ्ट जाएगा तो अंगूठा ऊपर की तरफ है, मतलब पेंच ऊपर आएगा, खुल जाएगा, यानी पेंच कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ये देखिए लग रहा है कैसे जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, ये पेंच ऊपर की तरफ आएगा। और अगर इसको हम राइट साइड में घुमा दें, समझिए ये लेफ्ट साइड के लिए LHS, और राइट साइड में जैसे ही हम इस हाथ को घुमाएंगे, ये हाथ ऐसे खड़ा है, मेरा हाथ देखिए, इसको अगर राइट साइड में मूव करेंगे तो अंगूठा नीचे है, मतलब जब ऐसे आएगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा, मतलब जमीन के अंदर या किसी गेट के अंदर या किसी जगह में वो पेंच कस जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको यही समझना है। ये आप समझ गए, ये नियम क्या है, ये सिर्फ यही बता रहा है कि किसी भी पेंच को अगर हम हाथ की अंगुली की दिशा में घुमाएंगे तो अंगूठा उसके पेंच के अंदर या बाहर आने की दिशा को बताएगा। इसी चीज को फिजिक्स में बताया गया था कि अगर हम किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि हमारी जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। देखिए हाथ ऊपर अंगुली आ रहा है, तो अंगूठा चालक की दिशा बताएगा कि करंट किधर जाएगा। करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैक्सवेल का ये कॉर्क स्क्रू रूल या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का हम लोग प्रयोग करते थे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी के आधार पे आपको वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, हम लोग उसको अब देखेंगे। ये आप समझ गए तो वो समझ गए, समझ लीजिए। चलिए तो मैं थोड़ा उसका भी डिस्कस कर देता हूँ। यही बस इसमें बस ये जानना था, केवल जिक्र था कि नियम क्या है, ताकि पता चल पाए यहाँ पर हो रहा क्या। चलिए तो हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट कहिए या क्रॉस प्रोडक्ट कहिए। बहुत सारा नाम है, आपको पहले से पता है। उसको डॉट प्रोडक्ट कहते थे या स्केलर प्रोडक्ट कहते थे। इसको हम लोग क्रॉस कराने पर वेक्टर आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कहिए, वेक्टर प्रोडक्ट कहिए, या पता है कि इसमें साइन का यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग साइन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें साइन को होता है परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा में कर्ण, तो हम लोग इसको परपेंडिकुलर को लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। मतलब बहुत सारे नाम हैं, अपना अपना प्रश्न जो जिसको समझ में आया उसके बारे में बताया। चलिए इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें समझना सिर्फ यही है कि दो वेक्टर को, आप फिर से एक बार समझिए, दो वेक्टर को जब डॉट कराते हैं तो वो एक स्केलर आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डॉट प्रोडक्ट। लेकिन और डॉट प्रोडक्ट में होता क्या था, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा, ये आप पढ़ चुके हैं। लेकिन दो वेक्टर को जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और ये एक वेक्टर आता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, सब चीज वही होगा। देखिए ध्यान से, स्केलर का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। देखिए ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड, और ये भी स्केलर ही है, मैग्नीट्यूड ही है। और क्रॉस में क्या होगा कि भाई वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ
मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। कैसे, देखिए, तो पहले ए का मॉड होगा, बी का मॉड होगा और साइन थीटा। यहां तक तो आपको क्या आया, यहां तक आपको पता चल गया कि मैग्नीट्यूड, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी मिलता है और उस डायरेक्शन को हम लोग एन कैप, पता है ना, यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं मैग्नीट्यूड में तो वेक्टर बनता है भाई, इसीलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें यूनिट वेक्टर क्या बतलाता है, उसका डायरेक्शन बतलाता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर। इसीलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर देने के कारण एक नाम हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, आगे एक बात समझिए थोड़ा, ये कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आया, थोड़ा मैं इसके बारे में जिक्र करता हूं आपको। जैसे अभी अभी आपने पेंच देखा, ये देखिए यहां पे, चलिए आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर हम ए से बी की तरफ जाएं, डायरेक्शन आपको पता है स्क्रू रूल, ये हाथ की अंगुलियां देखिए, अगर ये लेफ्ट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड जाएगा तो अंगूठा कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। मतलब ये जब हम गुना करते हैं, इसका क्रॉस कराएंगे तो उसका डायरेक्शन पता चलता है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ पेंच आएगा। इसीलिए इसमें मैग्नीट्यूड कितना घूमेगा ये तो है ही, जैसे ही घूमेगा तो कुछ ऊपर पेंच आएगा, तो मैग्नीट्यूड भी हो रहा है और डायरेक्शन का पता भी चल रहा है। इसीलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं या वेक्टर के नाम से जानते हैं। और अगर ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, RHS की तरफ हो जाए, राइट हैंड साइड, हाथ ऐसे घूमने लगे तो अंगूठा नीचे जाएगा, पेंच अंदर जमीन में जाने लगेगा, यानी कस जाएगा। और आप रोज पेंच कसते हैं, नहीं कसते हैं तो आज कस के देख लीजिएगा कि किधर घुमाने पर किधर हो रहा है। लेफ्ट घुमाएंगे, ये हाथ पकड़ लीजिए, लेफ्ट जाने पर अंगूठा ऊपर आएगा, मतलब जब पेंच खोलना रहता है तो हम लोग लेफ्ट की तरफ घुमाते हैं। बहुत लोग भूल जाते हैं, ताला खोलना होगा या जो है कि नहीं पेंच घुमाना होगा या कभी नट खोलना रहता है तो लोग उल्टा घुमाने लगते हैं, कसने लगते हैं, उसको पता नहीं चलता किधर घुमाने से कसेगा। हाँ, कभी ढीला हो जाए तो लगता है अच्छा इधर खुल से खुलेगा, वो पता नहीं होता। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति वो जान रहा है कि किधर घुमाने से ये खुलेगा और किधर घुमाने से ये बंद होगा। ये थ्योरी है। ठीक है, अच्छा एक बात और, मैंने कहा कि भाई देखो ध्यान से समझो, पहले तुमने पढ़ा था 10th क्लास में प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन में आपने पढ़ा था कि एक अभिलंब होता है। जब किसी चिकनी और चमकीली सतह पर कोई आपतित किरण आती है और परावर्तित होकर चली जाती है तो उस आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो वो अभिलंब का अंग्रेजी होता है नॉर्मल, इसीलिए उसको एन से डिनोट किया जाता है। यहां पर वही बात है, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, ये दोनों पर ये लंब है, परपेंडिकुलर है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जो आ रहा है ये देखो देखने में लग रहा है कि जमीन पर है, नहीं नहीं ये 3D है। पेंच कहाँ रहता है, पेंच ऐसे घुमाने पर वो ऊपर आता है या नीचे आता है। एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो वो जेड की तरफ डायरेक्शन बताता है, यानी कि वो जेड एक्सिस की तरफ, मतलब इस पर एक्स और वाई और जेड तीनों आपस में क्या होते हैं, लंब होते हैं ना, तो ये लंब है, इसीलिए हम इसको एन वेक्टर बोलते हैं। और चूंकि लंब को अंग्रेजी में नॉर्मल को अभिलंब को नॉर्मल कहते हैं, इसलिए हम इसको एन वेक्टर से डिनोट करते हैं। लेकिन हमें वेक्टर का क्या लेना है, यूनिट वेक्टर, केवल डायरेक्शन पता चल जाए कि जा किधर रहा है। और यूनिट वेक्टर कैसे लेते हैं, उसी के डायरेक्शन में हम लोग कैप लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा एन कैप। अगर ये नीचे जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस एन कैप। तो ये पूरी कहानी है आपके सामने। यानी अब आप समझ गए होंगे कि भाई वेक्टर आएगा तो प्लस में भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, पहले से पता है। अदिश राशि हमेशा धनात्मक और सदिश राशि में धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो और आपको पता है थीटा क्या है, इन दोनों का बीच का एंगल है। अब थीटा के ही आधार पर ये जो है कि नहीं आपको निकाला जाएगा।
और ये भी पता है आपको, यहाँ पर एक कंडीशन ये भी याद रखेंगे कि थीटा का मान हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा और पाई के बराबर या पाई से छोटा होता है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। ये सारी चीज़ें थी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अब निकालेंगे कैसे, इसको जानने से पहले थोड़ा सा इसका भी नोट देख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा नोट देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं, बहुत आराम से समझिए, कोई मेरे को बेचैनी नहीं है, आराम से हम बोल रहे हैं। बस आपका ड्यूटी यही है कि अगर कोई है जिसको पढ़ना है तो उसको आप जानकारी दे दीजिए, नहीं तो फिर उसकी स्थिति उसके पास है, हम तो अपना काम करेंगे। समझ गए? चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे कुछ नोट है। पहला तो आपको ये बता दिया गया कि वेक्टर प्रोडक्ट में आपको दो चीज़ें मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब उसी के आधार पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इनटू एन कैप। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें याद है। इसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आप बताइए, पिछले दिन भी आपने देखा था कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ से समझिएगा साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकलेंगे, तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा थीटा पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? अगर थीटा का मान 0 रखेंगे तो आपको पता है कि साइन 0 का मान 0 होता है। ये क्या हो गया, रुक रहा है क्या? अच्छा ठीक है, थीटा का मान जब 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान होता है 0। इसलिए इस कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? 0 होगा, 0 वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझिए, अगर थीटा का मान π/2 हो जाए, अब अगर थीटा का मान π/2 रखेंगे तो साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। तो इस कंडीशन में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एन कैप, क्योंकि इसका मान तो 1 हो जाएगा, एन कैप। आगे, और अगर थीटा का मान पाई हो जाए, पाई मतलब 180 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो आपको पता है कि साइन 180 का मान भी 0 ही होता है। इसलिए उस कंडीशन में भी उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ये 3 चीज़ आप समझ गए। आपको अगर थीटा याद है तो आप वहीं पर निकाल सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखिए, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा कि अगर, समझिए ध्यानपूर्वक, थीटा का मान 0 हो जाए या थीटा का मान पाई हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर था उसी पर दूसरा वेक्टर हो जाए, तभी तो थीटा का मान 0 होगा। और जब एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर आ जाता है तो आपको पता है कि इसको हम लोग कौन वेक्टर बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर बोलते हैं या कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। आपने पढ़ा था ना कि दो वेक्टर जो आपस में पैरेलल हो, समांतर हो, उसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे कि अगर, ध्यान से, अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों वेक्टर क्या होगा? वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे, या दोनों वेक्टर जो हैं आर क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। आपको पहले से समझ लीजिए ध्यानपूर्वक, समानांतर का मतलब ये होता है कि एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर ऐसे हो जाए कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस नहीं देखा जाता है वहाँ पे, वो वाला दूसरी थ्योरी है। ये यहाँ पर ये समझना सिर्फ है कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो भाई याद रखो उसको कोलिनियर कहेंगे, चाहे उसका डायरेक्शन कहीं भी कुछ भी बड़ा छोटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी क्यों ना हो, अगर पैरेलल है तो हम उसको जो है कि नहीं कोलिनियर कहेंगे। और आप याद रखिए, आपने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर पढ़ा है। यही फ्री वेक्टर अगर मूव करके पैरेलली, आपको पता ना कि हम किसी वेक्टर को पैरेलली समानांतर रूप से कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको अगर हम डिस्प्लेस करके यहाँ लगा दे तो ये बताइए
ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? समानांतर ही बोलेंगे, क्योंकि ये वेक्टर यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, समानांतर है तो कहीं भी रहे समानांतर होगा। अच्छा, अगर ये मान के चलिए कि थोड़ा सा अब मैं दिखाता हूं कि चलिए ये वेक्टर और ये वेक्टर समानांतर है, समानांतर इसको भी हम डिस्प्लेस कर किसी पर लगा दे तो उस कंडीशन में इसके बीच का कोण क्या बनेगा? 0 डिग्री। तो उस कंडीशन में भी समानांतर होगा। तो अब आप यही समझ लीजिए, मैं यही दोनों समझा रहा था कि थीटा का मान 0 हो जाए या थीटा का मान पाई हो जाए, उन दोनों स्थिति में वो दोनों वेक्टर समानांतर होता है। और ये बात समझिए कि उन दोनों कंडीशन में उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 दे रहा है। यानी कि अब हमें समझ में आ गया कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब थीटा का मान या तो 0 या पाई होगा और वो दोनों वेक्टर आपस में समानांतर होंगे। इतनी सारी बातें, या वो दोनों वेक्टर आपस में कोलिनियर होंगे। ये सब बातें आराम से एक एक करके दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आप समझिए, यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि चलिए भाई मेरे को समझ लो, जैसे थोड़ा सा मैं रिकॉल आपको कराता हूँ, अभी मैं लास्ट में देखेंगे, आप उसको रिकॉल कराएंगे हम लोग कि A क्रॉस B का मान अगर 0 आ गया तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट में भी आपने देखा था कि A B अगर डॉट कराने पर 0 आ रहा है तो इसके दो कंडीशन थे। पहला कंडीशन कि या तो A वेक्टर 0 होगा या B वेक्टर 0 होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक वेक्टर 0 हो जाए तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और नहीं तो उन दोनों के बीच में जो बना कोण है वो 90 डिग्री हो जाए, मतलब दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉस, चूंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है, और कॉस 90 का मतलब कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो यही बताया गया था कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब कि उन दोनों में से कोई ना कोई या तो एक 0 होगा और नहीं तो उनके बीच का जो कोण है वो 90 होगा। इसी प्रकार से यहाँ क्रॉस में क्या क्या संभावना है हम लोग इसको देखेंगे। ये देखिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट में 0 आने का मतलब दो कंडीशन यहाँ भी है। पहला कंडीशन, या तो दोनों में से कोई भी एक वेक्टर क्या होगा? 0 वेक्टर होगा, या उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 या 180 होगा। 0 और 180 होने का मतलब कि वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, यानी A वेक्टर पैरेलल B वेक्टर होगा, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वो कोलिनियर होगा, तभी उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो ये बातें हम लोग लास्ट में समराइज भी किए हैं डिफरेंस में, ठीक है, उसको हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि I डॉट I क्या होता है, तो आपने पढ़ा 1, J डॉट J क्या होता है 1, K डॉट K होता है 1, यानी सेल्फ प्रोडक्ट कराया जाए डॉट में तो 1 आता है, और अगर I से J में करेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी सेल्फ प्रोडक्ट में एंगल 0 बन जाता है ना कॉस, चूंकि दोनों एक ही वेक्टर है, एक ही डायरेक्शन में, तो कोण बनेगा 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है। लेकिन जब अलग अलग डायरेक्शन हो जाए, एगो x हो जाए, एगो y हो जाए, चाहे एगो x और एगो z हो जाए, ऐसे अलग अलग आ जाए, तो उस कंडीशन में एक दूसरे पर लंबवत होता है और वहां कोण बनता है 90 और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट में, थोड़ा रुक दीजिएगा, कट गया। तो ये इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए, ये सब नोट की बात थी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा समझिएगा कि अगर ये देखिए, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए, समझिएगा, मतलब ये है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये दोनों कहाँ चला जाएगा? बटा में, और 0 के बटा में कुछ भी जाएगा तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है, तो वहाँ पे निकल नहीं पाएगा। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, थोड़ा मैं उसको बता देता हूँ। चलिए समझिएगा,
कहता है कि अगर, ध्यान से, अगर ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाए या बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाए, उस कंडीशन में थीटा डिफाइंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये देखिए, आपको पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और उस कंडीशन में ये देखिए, ये भी जीरो हो गया या ये भी जीरो हो गया तो गुना करने पर ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो दोनों गुना वाला यहाँ आ जाएगा बटा में, और ये भी जीरो के साथ गुना करने से जीरो हो जाएगा। मतलब साइन थीटा उस कंडीशन में ऐसा रहेगा। तो अब आप ही बताइए, जिसके बटा में जीरो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट बोल देते हैं, मतलब नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, मतलब इसका कुछ मीनिंग नहीं होगा, जीरो से भाग ही नहीं लगेगा। तो ये दोनों ही स्थिति में, डॉट वाला में भी यही था। डॉट वाला में देखिए, अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हो गया, अब बटा में कॉस थीटा, और ये दोनों अगर इधर हम बटा में कर दे, सपोज कीजिए ए डॉट ए मॉड ऑफ बी, और ये दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर, तो उस कंडीशन में ये जीरो रखेंगे तो गुना करने पर जीरो आ गया। और जब ये जीरो हो जाएगा तो इसके बटा में कुछ भी रहे, अंक के बटा में जीरो आ जाए तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। उस कंडीशन में कॉस्ट, वहाँ भी थीटा का मान डिफाइंड नहीं होता था। तो ये कहने का मतलब है कि अगर डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया तो उस कंडीशन में थीटा इज नॉट डिफाइंड होगा, थीटा डिफाइंड नहीं होगा। समझ गए? ये बात आप कान खोलकर समझ लीजिए। डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, दोनों में से कोई भी एक अगर जीरो वेक्टर हो गया तो उसका थीटा डिफाइंड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बेहद जरूरी है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा कि थीटा दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, जैसे एक बार मैं रिकॉल करा दूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। थीटा दिया है तो डॉट निकाल लेंगे, ए दिया रहेगा बी दिया रहेगा थीटा दिया रहेगा, निकाल लेंगे। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम कैसे निकालते थे? ऐसे गुना करते थे, है ना। मान लीजिए आई प्लस जे बताया था ना, 2j प्लस के, आई वाला का आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, ऐसे गुना करते थे डॉट प्रोडक्ट में। कोण नहीं दिया रहेगा तब। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में भी बहुत मजेदार चीज सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमको ये बताइए, आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, और के क्रॉस के क्या होगा? देखिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होगा, ये आपको समझना है। फॉर्मूला आपके सामने है कि ए क्रॉस बी, क्रॉस निकालने का मतलब दोनों का मॉड साइन थीटा और इंटू एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है, बात समझना है, आराम समझिए। चलिए आ जाइए मनु। अब देख भैया मेरे, यहाँ आई क्रॉस आई का मतलब जो ये वेक्टर है वही वेक्टर ये है, और दोनों जब सेम है तो इन दोनों का बीच का कोण क्या होगा? थीटा होगा, जीरो। और जब थीटा का मान जीरो होगा तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि साइन जीरो का मान, एक नहीं, जीरो। साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है जी? साइन जीरो का मान होता है 0। क्या हो गया है? बार बार क्रॉस कर रहा है जी, ठीक है, चलिए। हाँ समझिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर दोनों वेक्टर एक ही रहेगा तो उनके बीच का कोण बनेगा 0, और जब थीटा का मान 0 यहाँ रखिएगा तो साइन 0 का मान होता है 0, और आपको पहले से पता है कि 0 है हीरो, और 0 जब हीरो है तो ये सब का मान क्या हो जाएगा? 0 0 0। यानी हमें एक बात स्पष्ट याद कर लेना है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। यानी डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के एक होता था। मतलब डॉट प्रोडक्ट में सेल्फ से गुना कराने पर 1 आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में सेल्फ से कराने पर 0 आता है।
याद रखना क्या है कि भैया जब एक ही रहेगा तो थीटा 0 बनेगा, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है और साइन 0 का मान 0 होता है। तो आपको रटना नहीं है, समझना है। फिर भी याद कैसे करेंगे कि सेल्फ डॉट कराएंगे तो 1 और सेल्फ का क्रॉस कराएंगे तो 0। कोई कि अगर हम जैसे सेल्फ का क्रॉस करा था, अगर अदर का क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, तो इसके लिए आपको ये समझना है। ये देखिए, आपको एक साइकिल समझना है। ये है आई, ये है जे, ये है के, आई जे के, ठीक है। हम 2 बार लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आई जे के। अब आपको मैंने अभी एक चीज बताया, लेफ्ट साइड मतलब एलएचएस की तरफ जा रहे हैं कि आरएचएस की तरफ जा रहे हैं। एलएचएस जाएंगे तो ये ऊपर आता था, मतलब पॉजिटिव, समझिए। और आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, नीचे की तरफ तो क्या होगा, वो निगेटिव, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नहीं निगेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे भी समझ सकते हैं आप, घड़ी देखे होंगे, घड़ी के विपरीत जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, या इसी को हम लोग हिंदी में वामावर्त भी कहते हैं, वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो भी लिखे। और इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड, घड़ी कैसे चलता है, राइट हैंड साइड की तरफ चलता है, यानी वो चलता है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, दक्षिण की तरफ। आप देखते होंगे दक्षिण किधर होता है जी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दक्षिण की तरफ चल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे दाहिने तरफ, दक्षिणावर्त दिशा, ठीक है। चलिए यहां समझिए, तो ये इतने सारे नाम हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आप जिससे ज्यादा जल्दी समझ जाएं। घड़ी के विपरीत जाइएगा, भैया देखो गणित थोड़ा सा उल्टा है। जैसे आप देखते होंगे स्वास्तिक देखे होंगे, स्वास्तिक हमेशा दाहिने तरफ चलता है, कोई भी शुभ काम घड़ी की दिशा में किया जाता है तो प्लस होता है, लेकिन घड़ी की दिशा में गणित का काम कीजिएगा तो माइनस होगा। बस इतना समझ लीजिए, गणित थोड़ा सा अध्यात्म से उल्टा डायरेक्शन चलता है। जैसे आप कोण भी देखे थे 10th क्लास में, आपको मैंने बताया था कोण 2 प्रकार के होते हैं, ज्यामितीय कोण, त्रिकोणमितीय कोण। त्रिकोणमितीय कोण में आपने देखा था कि अगर वो घड़ी के विपरीत दिशा में जाता था तो पॉजिटिव कोण बनते थे, पॉजिटिव, और वो घड़ी के दिशा में चलता था तो निगेटिव। उल्टा होता है, घड़ी की दिशा में चलने पर ऐसे जनरली काम शुभ माने जाते हैं, लेकिन गणित में निगेटिव होता है, ठीक। आप इतना समझा दिया गया, समझ लीजिएगा। यहां देखिए, इसका मतलब ये है आई जे के अगर घड़ी के विपरीत चल रहा है पॉजिटिव देगा। क्या पॉजिटिव देगा हम देखेंगे अभी। और अगर वो घड़ी की दिशा में चलने लगे राइट हैंड साइड की तरफ तो निगेटिव देगा। क्या निगेटिव देगा ये समझिए, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। कैसे होगा ये समझिए। जैसे अगर मैं कहूं कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, ये वाला कौन है देख लो, ये वाला है। आई का जे से कराए, जे का के से कराए, के का आई से कराए, करा है ना। तो ये है आपका एलएचएस वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर क्या होगा, आई का जे से कराएंगे तो के आएगा। अभी आपने यहां देखा, समझो भैया कुछ रटना नहीं है। मैंने कहा था ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और जब हम ए से बी क्रॉस कराते थे, मतलब ये एक्स है ये वाई है, तो क्या आता था, इन दोनों का क्रॉस आता था ये नॉर्मल के डायरेक्शन में। और नॉर्मल किधर होता है, जेड एक्सिस, यानी एक्स से वाई में कराएंगे तो जेड आएगा, यानी एक्स और वाई में कराएंगे तो जेड आएगा। समझ गए। यानी अब यहां रटना कुछ नहीं है, आई का जे से होगा तो के होगा, जे का के से को। देखो इसमें क्या नहीं दिख रहा है तुमको, जे और के है तो क्या नहीं दिख रहा है, आई, तो आई होगा।
के और आई दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, जे, तो जे होगा। शर्त सिर्फ इतना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में दो का क्रॉस कराने पर तीसरा आता है। एक्स और वाई क्रॉस करते थे तो जेड की दिशा में आता था, एक्स और जेड कराएंगे तो वाई की दिशा में, वाई और जेड कराएंगे तो एक्स की दिशा में। लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा, तो ये एलएचएस चल रहा था इसलिए सब प्लस में होंगे। लेकिन यही चीज अगर हम उलट दें, उलट देने का मतलब अब यहां से देखो हम क्या कराएंगे, के का जे से करा, जे का आई से, आई का के से, ऐसे लिखते हैं आई क्रॉस के, आई का के से, के का जे से करा दे, के क्रॉस जे, और जे का आई से करा दे। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत जरूरी है। तो क्या होगा, देखिए फर्क रटना नहीं है, आई और के है, इसमें क्या नहीं है, जे, तो जे होगा। के और जे दिख रहा है, आई नहीं है तो आई होगा। जे और आई दिख रहा है, के नहीं दिख रहा है तो के होगा। लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो ये आई के ये तो चल रहा है राइट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड की तरफ चलेगा तो निगेटिव, यानी ये हो जाएगा माइनस जे माइनस आई माइनस के, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा। पता है ना, ये पॉजिटिव और ये वाला अगर डायरेक्शन चेंज कर जाए तो निगेटिव। तो ये है आपका, और कौन डायरेक्शन पॉजिटिव निगेटिव होता था, यूनिट वेक्टर। और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई, वाई के जे, जेड का के। तो ये पूरा कहानी है, इसको आपको याद रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट से मतलब टफ है, थोड़ा सा टफ है। केवल क्या है, उसमें दो ही मान होते थे, या तो 0 होगा या 1 होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 0 और 1 नहीं हो रहा है, या तो 0 होगा या फिर कोई वेक्टर होगा। तो देखो भाई, वेक्टर होगा तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव कैसे याद रखेंगे, अब देखो तुमको मैं बता देता हूं, सिंपल बात। ये देखो आई जे के, ये लाइन से मैं तुमको लिख दिया भैया। इस कंडीशन में अब बार बार तुम ऐसा नहीं बनाओगे, याद कैसे रखना ये समझो। आई जे के, फिर इसके बाद क्या आएगा, आई जे के, फिर क्या आएगा, आई जे के। अगर इस क्रम में आएगा तो पॉजिटिव होगा। देख लो, आई का जे है ना, आई जे लाइन से आ रहा है, जे के आ जाए तो भी ठीक है, के आई आ गया तो भी ठीक है। मतलब इस क्रम में आई जे के, आई जे के, आई जे के पढ़ के देखना, आई जे के, आई जे के, आई जे आ रहा है, आई जे के, जे के आ रहा है, आई जे के, फिर आई आ रहा है। मतलब ये वाला इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, आई जे के, तो पॉजिटिव होगा। और उल्टा देखो, इसी को उल्टा हो जाएगा, आई जे के बाद आई आना चाहिए, लेकिन के पहले आई आ रहा है, उल्टा हो गया है। आई जे के बाद के आना चाहिए, जे के पहले के आ गया है। आई जे के, आई के बाद जे आना चाहिए, आई के पहले जे आ गया है। जैसे ही तुम इसको पढ़ोगे, सीधा पढ़ोगे तो भैया प्लस में, और उल्टा लग रहा है तो भैया माइनस में। अब बोलो कितना समझाएं, पढ़ के देखना, ये बनाना भूलना सब भूल जाओ, एकदम सिंपल पढ़ के देखो। आई जे के लाइन में पढ़ने में आ रहा है तो भैया पॉजिटिव होगा। क्या रहेगा ये तो पता है ना, आई और जे है तो के होगा, के और जे दो दिया तीसरा होगा ये पता, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा ये मायने रखता है। ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा यहीं से, तो आपको पढ़ के देखना लाइन से, आई जे के अगर आ रहा है लाइन में तो पॉजिटिव, अगर उल्टा लग रहा है तो नेगेटिव। अब इसका यूज क्या है मैं इसको समझा रहा हूं, आप देखिएगा। चलिए, हाँ ये बात मैं मिटा रहा हूं, आप समझिएगा। अच्छा एक बात और, कल तुम लोग बोल दिए हो सबसे कि नहीं बोले, एक बार तुम लोग बता देना भाई। देखो आज तो खत्म ही हो गया, अब लोग के भाग्य में पता नहीं क्या है, अब समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा वो लोग मालिक जाने। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा एक चीज़। मैं कह रहा हूँ कि जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में आपने देखा ए क्रॉस बी, सॉरी ए डॉट बी या बी डॉट ए, समझिए ध्यान से। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट में ए से बी में कराइए चाहे बी में ए से कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर मान देता है, और अदिश राशि में दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे कीजिए पीछे कीजिए, पीछे कीजिए आगे कीजिए, यानी ये तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर ए क्रॉस बी कराएंगे, अभी आपने देखा कि भैया ये ए है ये बी है, अगर ए क्रॉस बी करा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर बी क्रॉस ए करा दिए तो वो निगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, एक लाइन में। मतलब डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। आपने फिगर भी देखा कि पेज खोलने पर या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ये नहीं कि इधर घुमाए तब भी ऊपर आएगा, इधर घुमाए तब भी ऊपर आएगा, नहीं।
उसमें डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। और डायरेक्शन चेंज करने का मतलब कि ये हो गया कि अगर ए क्रॉस बी है, डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, बराबर नहीं होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय नियम, और इसको बोलते हैं एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, यानी ये क्रम विनिमय नियम का उल्टा है कि उल्टा करेंगे तो साइन पलट जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहां तक आपको नहीं होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आगे में बस 2-3 चीजें और हैं, उसको आपको समझना है भाई। चलिए, बहुत मजेदार चीज। कितना बज गया जी टाइम? अच्छा 10 मिनट है। उम्मीद है कि 10 मिनट में हम लगभग ख़त्म ही कर सकते हैं इसको, लेकिन देखते हैं जितना हो सके। नहीं होगा तो कल करेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए, एक बात समझिए ध्यान से। मैंने जैसे कहा ना, डॉट प्रोडक्ट वाले में 2 चीज़ आपको दिखाया गया। एक तो दिखाया गया भाई मेरे कि अगर ए दिया हो तो उसका मॉड निकाल लेंगे, बी दिया हो उसका मॉड निकाल लेंगे, थीटा दिया हो तो कॉस थीटा यूज करके निकाल लेंगे। अगर थीटा नहीं दिया रहता तो कैसे निकालते? तो ऐसे गुना करते, ए डॉट बी निकालता। कैसे? ए के जगह पे ए वेक्टर का मान, बी के जगह पे बी का वेक्टर का मान, और आई का आई से, जे का जे से, के का के से, जैसे बहुपद का गुना कराते थे वैसे। इसी प्रकार क्रॉस में भी हम लोग देखेंगे कि भाई देखो, ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो आपको ए वेक्टर दिया रहेगा तो उसका मॉड निकाल लेंगे, बी वेक्टर दिया रहेगा तो उसका मॉड निकाल लेंगे, थीटा दिया रहेगा तो साइन थीटा निकाल देंगे और यूनिट वेक्टर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर थीटा ही नहीं दिया हो तो कैसे गुना करेंगे? तो इसको समझिए बहुत ध्यान से, घबराने की इतनी दिक्कत नहीं है। चलिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, फिर मैं आपको उसका थ्योरी समझा दूंगा। अगर ए वेक्टर बराबर दिया है आई, जे और के, और एक वेक्टर बी है वो आपको दिया है 2i + 3j + 4k, और कह रहा है कि ए क्रॉस बी क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। देखिए, कल का क्लास इंपॉर्टेंट था, कुछ लोग कल क्लास में नहीं थे। कल कितना सुंदर प्रोजेक्शन बताया गया। पता है कि आपको प्रोजेक्शन नहीं समझिएगा तो कम से कम 3 नंबर तो आपको गया परीक्षा में। क्योंकि प्रोजेक्शन से ही प्रश्न ज़्यादा उठते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अलग तरीके का है। अगर समझ में नहीं आया कि प्रोजेक्शन में क्या हो रहा है, कौन वेक्टर लेंगे और किस पर निकालना है तो उसका यूनिट वेक्टर लेंगे, ये समझ नहीं आया तो भाई नहीं बनेगा। मैं बार बार कहता हूँ, मेरा क्लास लिंकिंग वाला क्लास है, थोड़ा आप जुड़े रहिए उसको। समझ गए? अब देखिए, जो व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा वो अलग मैटर है, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं वो रेगुलर क्लास रहें। समझ गए? कोई पैसा तो लग नहीं रहा है एक्स्ट्रा भाई कि आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे तो फिर पैसा लग जाएगा, ऐसा तो है नहीं। एक बार पे किए फिर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए समझिए। और एक बात और, मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आपको इससे फ़ायदा पहुँच रहा है, अगर आपको इससे समझ में आ रही है तो आप इसे दूसरों तक पहुँचाएँ, दूसरों को बताएं कि भाई देखो, पढ़ रहे हो तुम, यहाँ भी पढ़ के देख लो, ये तुम्हें पसंद है, अच्छा लगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो सकता है, इसमें तुम्हारी क्या बुराई। अगर ये कोई ये सोचता है कि अगर हम बताएंगे तो उसका ज़्यादा नंबर आ जाएगा, मेरा कम नंबर आ जाएगा, तो भाई देखो, ईर्ष्या करने वाले कभी लोग आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, कभी भी ये नहीं कि निहत्थे पर वार करके और तुम जीत जाओगे। सामने वाले को भी तलवार दो और अपने भी तलवार लो और युद्ध करो, और तब पता चले कि कौन बरियार है या कौन जो है कि योद्धा है। ये नहीं कि सामने तलवार छीन कर देते कि उसका नंबर ज़्यादा आ जाएगा, हम काहे के बताएं। ये सब नहीं, ये सब ईर्ष्या वाली बात छोड़ दीजिए। आप इसको अधिक से अधिक लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, समझाइए, या अगर लगता है कि आपके फ्रेंड ही हैं वो पढ़ने में कमज़ोर है, कुछ भी हो, आप उसको बता दीजिए। अगर उसको फ़ायदा पहुंचता है, आपके एक हेल्प से उसका कल्याण होता है, तो इसमें क्या दिक्कत है। आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन उसको जरूर कुछ मिल जाएगा। चलिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, आगे समझिए। तो हमें क्रॉस निकालना है, थीटा मालूम नहीं है, कैसे निकालेंगे? चलिए, ये देखिए, अभी मैंने जो बताया था वो सारा यूज होगा, i + j + k, और इधर है आपका 2i फिर + 3j + 4k। और आप कैसे गुना करते हैं? बहुपद का हमको कराना है क्रॉस। तो देखिए ध्यान से, बहुपद का गुना यही कहता है भैया कि आप एक लीजिए सब में गुना कीजिए, दूसरा लीजिए फिर सब में गुना कीजिए, तीसरा लीजिए सब में गुना कीजिए। आपने डॉट में भी देखा था, लेकिन फिर हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक निकाल दिए हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक निकाले कि भैया डॉट में हमको पता है कि केवल अपने से ही करने पर 1 आता है, बाकी सब 0। तो हम आई वाला का आई से करते थे, जे वाला का जे से करते थे, के वाला का के से करते हैं। लेकिन वैसे ही पहले इसको हम निकाल लेते हैं, फिर इसका भी शॉर्ट ट्रिक बना देंगे। तो पहले समझिए,
पहले क्या करेंगे, सिंपल गुना करेंगे, आई का आई वाले से करेंगे, पहले इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिए अंक 1 है, यहां अंक 2 है, तो 2 एकम 2 हो गया, और आई क्रॉस आई, समझिए समझिए बहुत ध्यान से, प्लस आई, अब इससे करेंगे इसमें करेंगे, आई का इससे करेंगे तो 1 से 3 में करेंगे 3, और आई क्रॉस जे, देखिए ध्यान से, आई क्रॉस जे, फिर इसका करेंगे इसमें करेंगे, 4 एकम 4, और आई का के से होगा तो आई क्रॉस के, इसका हो गया तीनों में। आगे बढ़िए, जे से सब में करिए तो हो जाएगा 2 2 एकम 2 जे आई। भैया लाइन को समझिए, क्रम विनिमय का पालन नहीं करता ये, इसलिए जिस क्रम में है उसी क्रम लिखना होगा। जे से आई में कर रहे हैं तो जे क्रॉस आई लिखेंगे, प्लस जे का इसमें कराएंगे तो 3 एकम 3 जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे, फिर जे का इसमें कराएंगे 4 एकम 4 जे क्रॉस के, यहां तो कोई दिक्कत। फिर के से सब में कराएंगे 2 एकम 2 के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, खूब गुना कीजिएगा घर बैठकर। के से इसमें कराएंगे 3 एकम 3 के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ठीक है। लास्ट के से 4 में करेंगे 4 एकम 4 के क्रॉस के। यहां तक मैंने, अब सोचिए इतना लंबा गुना करेंगे तो पगला ही जाएंगे, ऐसा नहीं है, समझिएगा। मैंने सब गुना कर लिया है, अब मुझे बस समझाना है। भैया बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझो। पहले ही मैंने कहा कि सेल्फ का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, यानी आई क्रॉस आई क्या होगा, 0, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो उसके बाद यहां भी देखो, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, ये सब सेल्फ का क्रॉस प्रोडक्ट है। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये 0 तो इसमें गुना करें तो वो भी 0, यानी कि ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। देखो मैं काट रहा हूं, मैंने काटना नहीं है, तुमको समझना है कि मतलब 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो अब तो मेरे दिमाग में एक बात आ गया कि भाई अब आज के बाद हम कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना होगा तो अपने से नहीं कराएंगे, मतलब आई का आई में नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि पता है कि वो कराने पे 0 हो जाएगा। तो कैसे कराएंगे, आई का जे में कराएंगे, आई का के में कराएंगे, लेकिन आई का आई में नहीं कराएंगे। जे का कराना होगा तो जे का आई में कराएंगे, जे का के में कराएंगे, लेकिन जे का जे में नहीं कराएंगे, क्योंकि पता है कि वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार के का आई में होगा, के का जे में होगा, लेकिन के का के में नहीं होगा, क्योंकि वो भी 0 हो जाएगा। यानी एक बात स्पष्ट हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे डॉट प्रोडक्ट में दूसरा से गुना नहीं कराते थे, केवल अपने से गुना कराते थे, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में केवल अपने से गुना नहीं कराएंगे, बाकी सबसे गुना कराएंगे। उसका जस्ट उल्टा है ये। तो देखिए ये सेम वाला सब खत्म, तो इसको मिटा दे क्या, थोड़ा ये 0 हो गया मतलब खत्म, ये भी 0 मतलब ये भी खत्म, और ये भी 0 मतलब ये भी खत्म। अब बात है आगे कि आई का आई में नहीं होगा, लेकिन आई का जे में भी होगा, आई का के में भी होगा। और अब आगे बढ़िए, देखिए कितना सुंदर आंसर आ रहा है। ये हो गया आपका 3। अब आप बताओ आई और जे है तो इसका क्रॉस क्या होगा, के होगा। मैंने कहा ना कि जो तुम्हें दिख रहा है उसके अलावा जो बच रहा है वही इसका क्रॉस होगा, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो पढ़ के देखो, मैंने कहा था ना क्रम याद रखना है। क्रम क्या है तुम्हारा, ऐसे आई जे के, आई जे के। अब देखो पढ़ रहे आई जे के, लाइन में आ रहा है, अरे लाइन में आ रहा तो प्लस में होगा, प्लस 4 आई जे के आई, के बाद आ जाना चाहिए, लेकिन के पहले आ रहा है, देखो के बाद आ जाना चाहिए, ये तो क्रम उल्टा हो गया। यानी आई और के है तो इसका क्रॉस जे होगा, लेकिन क्रम उल्टा हो गया है इसलिए माइनस में होगा। कोई दिक्कत, आगे बहुत आराम से, प्लस, घबराना नहीं है, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मैं समझा रहा हूं। इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले बेसिक समझना जरूरी है। आगे समझिए, 2 है तो 2, जे आई, पढ़ के देखिए भैया, आई जे, आई के बाद जे आना चाहिए, ये तो आई के पहले जे आ रहा है, यानी कि इन दोनों का क्रॉस तो के होगा लेकिन माइनस में होगा, क्योंकि क्रम उल्टा हो गया है। प्लस 4 आई जे के लाइन में ही है तो पॉजिटिव होगा, और जे और के है तो आई होगा, प्लस 2 आई जे के आई, देखो के आई लाइन में ही है
तो ये भी होगा पॉजिटिव, और यहाँ के और आई है तो जे, प्लस 3 है तो 3 आई जे के बाद के आना चाहिए, जे के पहले के आ गया है तो ये भी होगा माइनस में, और के और जे है तो आई होगा। ये हुआ इसका पूरा गुना। अब इसके बाद आपको लिखना बहुत भारी नहीं है, पहले समझ लीजिए। चलिए 3 ये हो गया आपका के, और फिर ये देखिए प्लस माइनस माइनस 4j प्लस माइनस माइनस 2k, फिर ये देखिए प्लस 4i प्लस 2j फिर माइनस 3i। अब क्या करिएगा, जोड़ घटा गुना भागा को पढ़ा है ना, आई वाला यहाँ है, आई वाला यहाँ है, 4 गो आई प्लस में 3 गो आई माइनस में, तो 4 गो में से 3 गो घट जाएगा तो 1 गो आई बचेगा, 1 गो आई प्लस में। उसके बाद देखिए जे वाला यहाँ भी है, जे वाला यहाँ भी है, 4 गो माइनस 2 गो प्लस घट गया तो 2 गो बच गया माइनस में। के वाला यहाँ भी है, के वाला यहाँ भी है, 3 गो प्लस 2 गो माइनस, तो क्या हो जाएगा, 1 गो बचेगा के। अब ये आपका हो गया आंसर, आई माइनस 2j प्लस के। ये एक वेक्टर आया है ना, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आता है ना, तो ये इतना कचड़ाई नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल बता रहे हैं अब आपको कि ये पूरा बेसिक समझ लिए तो आपको वो वाला बहुत आसान लगेगा। बस मैं अब इसी को समझा करके आज की क्लास समाप्त करूंगा। बस 2 मिनट आप ठहर जाइए, फिर जो बचेगा वो हम लोग कल देखेंगे, कोई घबराहट नहीं है, लेकिन इसको समझ लीजिए जरूर क्रॉस वाले को। चलिए आंसर याद रखेंगे हम लोग। आंसर कितना आ गया है जी, आंसर हमारा आ गया है, हम लिख देते हैं आंसर कितना हमारा आ गया ताकि हम लोग मिलान कर सकें। आंसर आ गया है आई माइनस 2j प्लस के, इतना आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। और फर्स्ट कॉलम में तीनों लिख दीजिए आई जे के। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है आपको, यूनिट वेक्टर लिखना है आई जे के, कोई दिक्कत। उसके बाद सेकेंड कॉलम में पहला वेक्टर और थर्ड कॉलम में सेकेंड वेक्टर। और वेक्टर नहीं लिखना है, वेक्टर का केवल स्केलर कंपोनेंट लिखना है। जैसे इसका स्केलर कंपोनेंट क्या है, 1 1 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 1, कोई दिक्कत। इसका क्या है 2 3 4 2 3 4। यहां तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, मतलब ये वास्तव में क्या हो रहा है कि अगर ये दो वेक्टर इस प्रकार से दिया हो, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और एक दिया रहे b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो इसको हमको कैसे लिखना है, आई जे के पहले लिख देंगे ऊपर में। उसके बाद पहला वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट मतलब a1 a2 a3, और उसके बाद सेकेंड वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट b1 b2 b3। ये है आपका मेन फॉर्मूला, कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं है। चलिए अब इसको निकालना कितना आसान है कि मैं क्या कहूं आपको। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है, मैं निकाल के दिखा देता हूं फटाफट जल्दी से। चलिए और आप बताओ भैया क्या कीजिएगा, ये R1 के लॉन्ग ना इसको एक्सपेंड कर दीजिए, सिंपल। चलिए आई लेंगे, ये वाला रो ये वाला कैंसिल, क्या बचेगा 1 3 1 4। आपको पता ना डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। चलिए जी उसके बाद क्या लेंगे, ओफो आई 1 3 1 4, ठीक है। उसके बाद लेंगे जे लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल, 1 2 1 4 1 2 1 4। फिर लेंगे के और के लेंगे तो ये वाला रो कॉलम और ये वाला रो कैंसिल, 1 2 1 3 1 2 1 3। और पता है साइन कैसे रहता था, प्लस माइनस प्लस, आपको याद है ना डिटर्मिनेंट में, भूले तो नहीं है, प्लस माइनस प्लस। कोई दिक्कत नहीं है। अब मान निकाल लो, कितना आसान है जी, देखो तो ये हो जाएगा आई 4 एकम 4 3 एकम 3 4 माइनस 3 माइनस जे, ये हो जाएगा आपका कितना 4 एकम 4 2 एकम 2 प्लस के, ये हो जाएगा 3 एकम 3 2 एकम 2। ओहो कितना आसान है, देखिए तो आई 4 में से 3 गया 1, जे 4 में से 2 गया 2 प्लस के 3 में से 2 गया 1, और ये देखो गुना कर दोगे तो हो गया, एक में आई से करो तो केवल आई रखेंगे, एक तो लिखते नहीं है, माइनस
2j प्लस के। अब देखो ये तुम्हारा आंसर इसके आंसर से मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, देख लो i माइनस 2j प्लस के, ये रहा आपका आंसर। अब आप समझ गए कि हमको क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट का यूज करना है। फर्स्ट रो में i j k लिख देंगे, उसके बाद हम लोग पहला का जो पहला वेक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट, फिर जो दूसरा वेक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट रख करके और भैया r1 के लॉन्ग एक्सपेंड करके मान निकाल दो, बहुत आराम से। कहीं नहीं सोचना है कि i और j होगा तो क्या होगा, कि क्या होगा, फलाना होगा ढिकाना होगा, कुछ नहीं, बस सिंपल आप डिटरमिनेंट लगाइए, फटाक से गुना कीजिए, आंसर पाइए। तो आज की क्लास यही होगी समाप्त। आप फिर से खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद। और जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग नहीं अभी ज्वाइन कर पा रहे हैं, उन लोगों को समझा दीजिए कि जल्दी कर लीजिए, कैलकुलस के बाद तो कोई चांस नहीं मिल पाएगा। चलिए टाइम हो गया 2।